अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मुईद पीरज़ादा। गुज़िश्ता 24 घंटे की 4 या 5 डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जिन्हें साथ मिलाकर देखने की ज़रूरत है ताकि हम समझ सकें कि इनकी अहमियत क्या है और उसकी बॉटम लाइन जो है वो क्या निकलती है। एक अहम डेवलपमेंट वो है जहाँ मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा बावजूद अनथक एफ़र्ट करने की कोशिश करने के लाहौर हाई कोर्ट से अपना पासपोर्ट हासिल नहीं कर सकें और उम्रा के लिए नहीं जा सकेंगी। दूसरी वो डेवलपमेंट जहां वर्कर्स के एक कन्वेंशन से बात करते हुए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो चाहते हैं कि कम से कम 20 लाख लोग, 2 मिलियन लोग जो हैं वो इस्लामाबाद पहुँचें। कब पहुँचें ये बड़ा क्वेश्चनेबल है। तीसरी अहम डेवलपमेंट वो है जहाँ पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब को एक लाहौर की अदालत ने आज एक बार फिर माफ़ी दे दी। जहाँ FIA ने उन पर फ़र्द जुर्म आयद करनी थी, FIA ने भी उनकी माफ़ी बगैर किसी उज़र के कबूल कर ली। लेकिन अब अदालत ने ये फ़ाइनल कहा है कि 14 मई को शहबाज शरीफ साहब और बाकी जो 14 मुलज़मान हैं उन्हें अदालत के सामने आना ही होगा और अदालत का कम से कम कहना यह ज़रूर है कि फ़र्द जुर्म आयद हो सकती है। हो सकेगी कि नहीं हो सकेगी, नहीं भी होती तो इसकी क्या अहमियत है। फिर एक और अहम डेवलपमेंट वो है जहाँ बिलावल ज़रदारी बिल आखिर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बन गए हैं। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स क्यों बुरी है और इन तमाम चीज़ों को मिलाकर हम क्या नतीजा निकालते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने ये जिक्र करता हूँ इमरान खान साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो मैंने आपको बताया कि एक पाकिस्तान की तूफ़ानी दौरे पे हैं जहां वो छोटे छोटे वर्कर कन्वेंशन से, अपनी ही पार्टी के वर्कर कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। एक दिन पहले वो पेशावर में थे जहां उन्होंने मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के जो सरबराह हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान, उनको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए क्योंकि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का एतमाद खो चुके हैं। वैसे भी लोग अब उनको एक सियासी एक्टर के तौर पे देख रहे हैं। आज फिर इस चीज़ को उन्होंने दोहराया और साथ ही उन्होंने इस चीज़ को भी उन्होंने कहा कि मेरी ये ख्वाहिश है कि इस तमाम, मैं चाहूँगा कि मुल्क में जगह जगह जाऊँ, शहर शहर जाऊँ और वहाँ पर अपने वर्कर्स को, अपने सपोर्टर्स को मैं मेंटली तौर पर तैयार करूँ कि उन्हें कैसे इस्लामाबाद पहुँचना है। और मेरी ख्वाहिश है कि इस्लामाबाद में कम से कम 20 लाख, 2 मिलियन लोग जो हैं इस्लामाबाद पहुँचे। कोई तारीख उन्होंने इसकी नहीं दी। ये उनकी एक बहुत बड़ी बार्गेनिंग चिप है, ये उनकी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। वो मसलसल अपना दबाव बढ़ा रहे हैं और मैं आपको बता सकता हूँ कि इस मुल्क की एक बहुत अहम शख्सियत ने उनसे मुलाकात करनी चाहिए, दूसरी दफ़ा उनसे मुलाकात करनी चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब ने बहुत ही पोलाइटली, बहुत इज्जत से इस मुलाकात की ऑफ़र को उन्होंने ठुकरा दिया है। अब एक दिन पहले, बल्कि एक दिन क्या पहले, चंद घंटे पहले मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने एम्फसाइज़ किया था कि इमरान खान साहब बहुत बड़े बड़े जलसों की अहमियत में बिलीव करते हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी पॉलिटिकल रैलीज़ होती हैं, जैसे इस्लामाबाद के एक MNA राजा खुर्रम जमान जो हैं वो एक रैली लेके डी चौक पहुँचे। पूरी इस्लामाबाद की इंतज़ामिया, जलसे, उनकी रैली में शायद इतने लोग नहीं थे जितनी बड़ी तादाद में इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को पुलिस मोबिलाइजेशन करनी पड़ी। अगर तहरीक इंसाफ मुल्क भर में इसी किस्म की दर्जनों रैलीज़ निकालती रहेगी तो उसका एक ख़ास किस्म का इफ़ेक्ट होगा। अब ये सही है कि पाकिस्तान की जो कोर्स की किताबें हमें पढ़ाई गई हैं उनमें महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी को एक बड़े डीवियस कैरेक्टर के तौर पे पेश किया गया। इसमें कोई शक नहीं है कि वो कांग्रेस की सियासत को रिप्रेजेंट करते थे, मुस्लिम लीग की सियासत के ख़िलाफ़ थे। उनका पहला जो प्रिंसिपल इंटरेस्ट था वो हिंदू इंटरेस्ट था, हिंदू पॉलिटिकल और इकनॉमिक इंटरेस्ट था। लेकिन इसके बावजूद अब महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें दुनिया महात्मा गांधी के नाम से याद करती है, उनसे उनका 20वीं सदी का वो स्टेटस नहीं छीन सकते जिसने हिंदुस्तान को उसके प्रेजेंट मुकाम दिलाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। और महात्मा गांधी का जो आइकन था, जो उनकी मेन चीज़ थी, वो नॉन वायलेंट स्ट्रगल थी। उन्हें पता था कि जो ब्रिटिश इस्तेमार था, जो इंपीरियलिस्ट ताकत थी, वो चाहती थी कि हिंदुस्तान के लोग सड़कों पे आके वायलेंस करें ताकि इंपीरियलिस्ट स्ट्रक्चर अपनी ताकत से उन्हें उसी तरह से कंट्रोल करे जैसे कि जलियांवाला बाग में अंग्रेज़ों ने, ब्रिगेडियर जनरल डायर ने मैसेकर किया था। महात्मा गांधी ने कभी ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को वो मौका नहीं दिया। महात्मा गांधी का जो मॉरल लेसन है और उनकी जो स्ट्रगल है वो पाकिस्तान की सियासत के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट आइकन है। इसे पाकिस्तान की सियासत को, तहरीक इंसाफ को, तमाम सियासी जमातों को इसको बावर देखना चाहिए। बिकॉज पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की मार्च के लिए, मॉडर्न पाकिस्तान बनाने के लिए, इस्तेमारी ताकतों से लड़ने के लिए, ब्यूरोक्रेसी की ताकत को डिफीट करने के लिए महात्मा गांधी के जो प्रिंसिपल लेसन्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
कल कुछ दिन पहले मैं एक बड़े की जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, उनको मिला तो उनको किसी बड़ी ताकतवर शख्सियत ने मुलाकात में कहा था कि इजिप्ट में जब भी तो बड़े क्राउड्स निकले थे, आके सड़कों पे बैठ गए थे और उसके बाद वहाँ पर उनके ख़िलाफ़ एक बड़ी ज़बरदस्त जर्नलिस्टी ने ताकत इस्तेमाल की थी, तो ताकत ही मैटर करती है। ये इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, पाकिस्तान इजिप्ट नहीं है, पाकिस्तान मशरक़ वस्ती नहीं है, पाकिस्तान 1960s का इंडोनेशिया भी नहीं है। उसकी बहुत सी वजूहत हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की सियासत का और यहाँ के माशरे का मिजाज बड़ा मुख्तलिफ है। यहाँ की मिलिट्री का, यहाँ की सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसीज़ का, यहाँ की अदालतों का, यहाँ की लीगल प्रोफेशन का, मीडिया का, रूलिंग एलीट का मिजाज जो है वो मशरक़ वस्ती के मुकाबले में और 1960s के इंडोनेशिया के मुकाबले में बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान अपने जोग्राफिकल लोकेलिटी में एग्जिस्ट करता है और पाकिस्तान के जोग्राफिया में सबसे बड़ा जो इन्फ्लुएंस है वो उसके ईस्ट में हिंदुस्तान है, जहां हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की जमहूरियत जो है वो नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप की जमहूरियत के मुकाबले में बहुत नाकस है, उतनी मैच्योर नहीं है, उतनी इवॉल्व नहीं है, उतने हाई कैलिबर की नहीं है, उतनी शफाफ भी शायद नहीं है जितनी कि हमें नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप में नज़र आती है। लेकिन जब हम बाकी सारी दुनिया पर नज़र उठाते हैं, जिसमें लातीनी अमेरिका आ जाता है, जिसमें मशरक़ वस्ती है, जिसमें अफ्रीका है, जिसमें फॉर ईस्ट है, तो इंडिया जो है वो एक बीकन है डेमोक्रेसी का, और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी और उसके डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस का पाकिस्तान के मिजाज पे असर होता है। माने ना माने हम, किसी को तकलीफ़ हो, किसी को इस पे से दुख हो, हकीकत यही है कि हिंदुस्तान का डेमोक्रेटिक मॉडल जो हमारे ईस्ट में है वो हमें इंस्पायर करता है, और यही वजह है कि पाकिस्तान इजिप्ट नहीं है, पाकिस्तान इंडोनेशिया नहीं 1960s का। किसी को ये गलत फहमी ना हो, अगर गलत फहमी है तो ठीक कर लें। अब हम आ जाते हैं कि मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने बहुत कोशिश की। 4 हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट के 4 बेंचेस जो हैं वो बने मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा की उस पिटीशन और एप्लीकेशन पे, जहां उन्होंने एप्लीकेशन दायर की थी कि मुझे मेरा पासपोर्ट जो मैंने सरेंडर किया था 2019 में, मुझे वापस चाहिए ताकि मैं शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ उम्रे पे जा सकूँ। ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को वही ट्रिप है जिसकी खबर लीक कर दी एक टेलीविज़न नेटवर्क ने, ARY ने, मैं समझता हूँ। और पहले वो पूरा एक जहाज़ जो था, बोइंग जहाज़ बहुत बड़ा PIA का, उसको चार्टर करके प्राइम मिनिस्टर जो है एक बहुत बड़ा कुंबा ख़ानदान, अपने नौकर चाकर ड्राइवर मुलाजिम लेकर सऊदी अरब उम्रा करने जा रहे थे, जिसका दरअसल हकीकत असल मकसद ये है कि उम्रा के बहाने वो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से जो कि एक इस रीजन में एक बहुत बड़े मैनेजर हैं, एक पॉलिटिकल मैनेजर हैं अमेरिका के, उनसे उन्होंने मुलाकात करनी। लेकिन कवर उन्होंने रखा हुआ उस पर उम्रा का, बहरहाल, और लेके जाने थे उन्होंने अपने साथ पता नहीं 100 से ज़्यादा लोग। फिर वो लोग कम हो गए, वो 80 हो गए, फिर 74 हो गए, शायद उससे भी कम हो गए। तो यहाँ से आप एक चीज़ देखते हैं इंपॉर्टेंट, मैं फिर आता हूँ वापस मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ, लेकिन इस एग्जाम्पल को माइंड में रखें कि जब पब्लिक एक्सपोजर होता है, जब इखलाकी सवाल उठता है, जब सदा उठती है, जब आवाज़ उठती है, जब बात बाहर निकल जाती है, जब सवाल उठने लग जाते हैं, तो लोगों को अपनी कोर्स करेक्शन करनी पड़ती है, उन्हें अपने उस अंदाज़ को तब्दील करना पड़ता है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को और उनके रफ़्क़ा कार को अपनी जो एरोगेंस थी पूरा API का जहाज़ ले जाने वाली, उससे उनको पीछे हटना पड़ा। इसी तरह आप देखते हैं कि क्या हुआ मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा के केस में। उनसे ज़्यादा ताकतवर कम ही लोग होंगे पंजाब के अंदर, उनसे ज़्यादा ताकतवर पेडिग्री और जो हायरार्की है उनके पीछे जो खड़ी है, पूरी पंजाब की ब्यूरोक्रेसी उनके पीछे खड़ी है, बहुत बड़ी एक सियासी जमात उनके पीछे खड़ी है। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर का पूरा ऑफिस उनके पीछे खड़ा है, इस वक्त इंतज़ामिया का, सिविल मिलिट्री इंतज़ामिया का बहुत बड़ा ढांचा उनके पीछे खड़ा है। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि जो पब्लिक एक्सपोजर है, जो मॉरल क्वेश्चन है, जो इखलाकी सवाल है, उसने उस लाहौर हाई कोर्ट को, जिसको बारहा लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया कि लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले सही नहीं होते, वहाँ पर पहला जो बेंच बना इस एप्लीकेशन के नतीजे में, वहाँ पर उस बेंच ने ये कहा कि जस्टिस उसी बेंच को उनको पासपोर्ट वापस करने का फ़ैसला करना चाहिए जिस बेंच ने और जिन जज साहिबान ने मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा को बेल ग्रांट की थी। तो फिर जस्टिस बाकर नजफी ने ही चूँकि वो किया था, उनकी लीडरशिप में एक बेंच बनाना पड़ा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को, लेकिन उसके दूसरे जो मौजूद जज साहब थे उन्होंने रिक्यूज़ कर लिया। फिर एक और बेंच बना, उसके जज साहब ने भी रिक्यूज़ कर लिए, फिर एक और बेंच बना और उनके जज साहब ने भी रिक्यूज़ कर लिया, और बिल आखिर तंग आकर ये चीज़ जो है मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा को जो भी फ़ायदा होना था उम्रा करने से, या क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से हो सकता उनकी मुलाकात ही कहीं ना हो जाती, उसका उनको एहसास हुआ कि ये चीज़ नहीं होगी और इसका पॉलिटिकल आउटफॉल जो है
वो बहुत ज़्यादा है और यही वजह है कि कल बहुत गुस्से से उन्होंने कल शाम लाहौर के अंदर एक कॉर्नर मीटिंग भी की थी चंद 100 लोगों की, कि शायद चंद हज़ार लोग होते, वो उन्होंने मीटिंग भी की थी, उसमें भी बहुत गुस्सा था। लेकिन असल वजह ये थी कि पब्लिक प्रेशर ने उनकी जो पावर है, अदरवाइज शी इज़ वेरी पावरफुल, लेकिन उनकी जो पावर है उसे पब्लिक प्रेशर ने, अखलाकियात की प्रेशर ने उन्हें डिफेंसिव पर डाल दिया। इसी तरह जो जज साहिबान उन्होंने रिक्रूज़ किया, उन्होंने पाकिस्तान की तारीख़ की हिस्ट्री के अंदर अपना नाम लिखवाया है, और जब भी ये तारीख़ आप देखेंगे चंद बरसों के बाद लिखी जाएगी, तो इन जज साहिबान का जिन्होंने एक अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा किया, रिक्यूज़ किया, उनका नाम जो है गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाएगा। अब हम देखते हैं कि आज के दिन में एक और बड़ी अजीब चीज़ हुई, जब शहबाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं 10 अप्रैल के बाद से, वो एक बार फिर, और आप जिस दिन वो प्राइम मिनिस्टर बने थे या बनने वाले थे, उस दिन भी उन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी एक स्पेशल कोर्ट में लाहौर में। FIA का केस है, ये वही मकसूद चपरासी वाला केस है जिसमें 16.1 के 16.3 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का किस्सा है, जिसमें उन्हीं की फैक्ट्रीज़ के छोटे छोटे जो मुलाजमीन हैं निचले दर्जे के, उनके बैंक अकाउंट्स में बहुत बड़ी अमाउंट्स के पैसों की ट्रांजैक्शंस हुई। फिर वो पैसे बाहर चले गए और वहाँ से वो पैसे घूमते फिरते वापस आए। इस केस में खासे शगाफ भी हैं, बिकॉज इसका जो फाइनल पॉइंट है वो ये है कि वो पैसे जो हैं वो पर्सनली तौर पर जो है वो शहबाज शरीफ साहब को पे किए गए। ये चीज़ FIA के लिए प्रूव करना कभी भी आसान नहीं होने लगा, लेकिन जब कैश ट्रांजैक्शन होती है, ये तो वो बदकिस्मत मुल्क है, और हमारा लीगल प्रोसेस और जुडिशल प्रोसेस जो है वो इतना कमज़ोर है, सारा कानून ऐसे लिखा गया है, सारा लॉ ऑफ एविडेंस इस किस्म का है कि इवन बैंकिंग ट्रांजैक्शन, जहाँ कराची में 45 अरब रुपए की बैंकिंग ट्रांजैक्शन की बात हुई थी, वो तो खुल्लम खुल्ला बैंकिंग ट्रांजैक्शन थी, वो केस भी गुम हो गया है, वो डिसअपियर ही हो गया, मंजर आम से गुम हो गया है। तो क्या आप उसके बारे में कह सकते हैं? वो मुझे एक छोटा सा लतीफ़ा याद आ रहा है, अगर मैं स्क्रीन के ऊपर शायद दिखा सकूं, जिसमें कहते हैं कि कोई एक भैंस जो है वो दौड़ती जा रही थी, उसको हाथी ने रोका लाहौर के अंदर या पंजाब में, और उसको पूछा कि क्यों तुम दौड़ती जा रही हो? तो भैंस ने कहा कि पता चला है कि जितने गायें हैं उनको पकड़ के मारने लगे हैं, ज़बह करने लगे हैं। हाथी ने कहा भाई लेकिन तुम तो भैंस हो, तुम तो गाय नहीं हो। उस पर गाय ने कहा कि अगर मुझे पकड़ लेंगे तो 20 साल लग जाएंगे ये साबित करते करते कि मैं गाय हूँ, मैं भैंस नहीं हूँ। जब हाथी ने ये सुना तो उसने भी दौड़ना शुरू कर दिया। तो ये पाकिस्तान का जो एक सिस्टम है, लीगल क्रिमिनल सिस्टम, उसके अब ये तकरीबन हालात जो हैं वो हो चुके हैं। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब जो हैं, अब उनको अदालत ने अब ये कहा है, अब सूरत हाल ये है कि अब तो शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, लेकिन गुज़िश्ता कई महीनों से शहबाज शरीफ साहब इस अदालत के सामने नहीं आते रहे, फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। कभी वो कहते रहे कि कमर में दर्द है, कभी वैसे उनकी तबीयत नासाज थी, कभी उनका वकील बीमार था, कभी वो ट्रैवल कर रहे थे, कभी वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में थे। आज जो उज़र वहाँ पे रखा गया वो ये था कि शहबाज शरीफ साहब जो कि मुलज़िम हैं, वो अब चूँकि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बन चुके हैं, इसलिए अब वो कैबिनेट की मीटिंग में है, इसलिए आ नहीं सकते। और जब ये उज़र वहाँ रखा गया तो FIA, जिसका तमाम कैरेक्टर और लीडरशिप बदल चुकी है, अब उसने कोई वहाँ पर सवाल ही नहीं उठाया। हालांकि FIA प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है, क्या सवाल उठाना था FIA ने? प्रैक्टिकल बात है कि FIA के DG चेंज हो चुके हैं, FIA के जो मोहम्मद रिजवान जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, IO थे, वो तब्दील हो चुके हैं, बाकी सारी हायरार्की भी तब्दील हो चुकी है। तो ज़ाहिर है कि FIA की सारी मैनेजमेंट और लीडरशिप अब देख रही है कि तेल देखो, तेल की धार देखो। तो ऐन मुमकिन तो यही है कि 14 मई को, जहाँ जज साहब अंडर एक मॉरल प्रेशर कह रहे हैं कि फ़र्द जुर्म आयद करनी ही होगी, वहाँ पर जब शहबाज शरीफ साहब के वकील आके अपना आर्गूमेंट देंगे तो FIA जो है वो उनको एक्सेप्ट कर लेगी उनके आर्गूमेंट को, और FIA ही वहीं एक दरख्वास्त डाल देगी कि हम समझते हैं कि केस ही जो है वो गलत बना था और हमें इस केस को विड्रॉ कर लेना चाहिए। इसकी पॉसिबिलिटी, ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसकी यही लगती है, क्योंकि दिलों का हाल और गैब का हाल और आने वाला हाल तो अल्लाह ताला ही जानते हैं। लेकिन अगर ऐसा होगा भी तो उसका क्या नतीजा निकलेगा? ग़ालिबन ये हमारी जहाँ तक तारीख़ काम करती है, गुज़िश्ता 50-100 साल में पहला ही केस होगा कि एक प्राइम मिनिस्टर, इतने बड़े मुल्क का एक प्राइम मिनिस्टर जो है, उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के और करप्शन के केसेस हों, और वो खुद ही अपने आप को, वो उन्हीं एजेंसीज़ को, प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज़ की ट्रांसफ़र, पोस्टिंग्स और प्रमोशन के लिए ज़िम्मेदार हो, जिन्होंने उसके ख़िलाफ़ केस प्रोसिक्यूट करना था। बाकी सारे मुल्क के भी इस वक्त इस हुकूमत में वो वही हालात हैं, आपके सामने ही है कि तकरीबन 24 मेंबर कैबिनेट के ऐसे हैं जो ज़मानत पे थे 37 में से। तो एक नया प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। अब आप सोचते होंगे कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो चीज़ें यहाँ रोज़ होती हैं। फ़र्क पड़ रहा है इससे। फ़र्क किससे? वही पड़ रहा है जो आपने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट के जज साहिबान पे पड़ा, वही फ़र्क जो PIA की फ़्लाइट पे पड़ा, वही फ़र्क पाकिस्तान की सियासत पे, मीडिया पे, देखने वालों पे, सुनने वालों पे, पाकिस्तान की इदारों पे ड्रिप बाय ड्रिप, स्लोली एंड ग्रेजुअली, ड्रॉप बाय ड्रॉप एक फ़र्क पड़ रहा है। और ये वो कॉन्शियसनेस का सफ़र है जिससे सियासत जो है वो आगे को चलती है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट
जो डेवलपमेंट हुई है वो हुई कि बिलावल जरदारी जो हैं वो आज बिलाखिर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बन गए। एक चीज़ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताऊं कि बिलावल जरदारी के जो इंटरनेशनल सपोर्टर्स हैं, जिसमें सबसे आगे आगे बरतानिया है, वो बस हम 4-5 बरस से ये कैलकुलेशन करके बैठे हैं कि बिलावल जरदारी इज़ अ गुड लैड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इज़ अ गुड लैड, इज़ अ गुड चैप, और वो ये समझते हैं कि बिल आखिर बिलावल जरदारी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होंगे। अब बिलावल जरदारी को पहला अपनी ज़िंदगी में पॉलिटिकल ऑफिस मिला है एज ई फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। छोटा मोटा ऑफिस दिया, अभी बड़ा ऑफिस नहीं दिया, छोटे ऑफिस से उनका आगाज़ किया, बड़ा ऑफिस नहीं दिया उनको, कहीं सेक्शन ऑफिसर नहीं लगाया, डिप्टी सेक्रेटरी नहीं लगाया, पार्टी का पॉलिटिकल सेक्रेटरी नहीं लगाया, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन नहीं लगाया, वो पहले कोई पाकिस्तान के जूनियर स्टेट मिनिस्टर नहीं बने, वो पाकिस्तान के सेनेटर नहीं बने, वो सीधे ही जो है वो जाकर ऐसे कहते हैं, किसी कमेटी को उन्होंने उस तरह से ऐसा शायद हेड नहीं किया, शायद किया हो हेड, लेकिन वो किसी कंपनी के सीईओ नहीं लगे, वो सीधे पाकिस्तान के छोटे से ऑफिस पे, छोटा सा जो एक दफ्तर है पाकिस्तान का, उसके फॉरेन मिनिस्टर लग गए। और आपने देखा कि बावजूद अपनी ऑक्सफोर्ड एजुकेशन के, जब CNN ने उनसे एक निस्बतन मुश्किल सवाल डिनेस्टिक पॉलिटिक्स के बारे में पूछ लिया, तो आपने देखा कि कैसे बिलावल जरदारी जो हैं वो हड़बोंग गए, परेशान हो गए, सटपटा गए, कंफ्यूज हो गए, बावजूद अच्छी अंग्रेज़ी बोल सकने की कैपेबिलिटी के वो कोई जवाब ही नहीं दे पा रहे थे, मौसर किस्म का, कंफ्यूज हो गए। ये क्या डाला कि इमरान खान भी डिनेस्टिक पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं, सो ऑन एंड ब्ला ब्ला ब्ला। फिर आपने देखा कि चंद दिन पहले मोहतरमा हिना रबानी खर साहिबा, जो अदरवाइज़ बड़ी कैपेबल आर्टिकुलेट स्पीकर हैं, वो जब एक अल जज़ीरा के एक ऑडियंस बेस्ड प्रोग्राम में थे, मेहदी हसन के साथ थी, तो वहाँ पर उनसे जब ये डिनेस्टिक पॉलिटिक्स के सवाल पूछे गए तो हिना रबानी खर साहिबा कितनी कंफ्यूज हो गई, कितनी गैर मौसर थी, कोई मुनासिब जवाब नहीं दे सकी। इन दी एंड इनफैक्ट ये था कि हालांकि कूल हेडेड है, नाराज़ हो गई, कहने लगी कि ये तो हमें मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर डिनेस्टिक पॉलिटिक्स की एक जगह। अब सवाल ये पैदा होता है, व्हाट इज़ रॉन्ग विद डिनेस्टिक पॉलिटिक्स। बहुत से लोग पाकिस्तान में कहते हैं कि जी जिस तरह डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो सकता है, वकील का बेटा वकील हो सकता है, इंजन का बेटा इंजीनियर हो सकता है, दुकानदार का बेटा दुकानदार हो सकता है, तो फिर डिनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। डिनेस्टिक पॉलिटिक्स तो हकीकत है। और फिर क्या करते हैं पाकिस्तानी जो 2 नंबरी है, पाकिस्तान में 10 नंबरी मुनाफ़कत है, वो कहते हैं अमेरिका में भी डिनेस्टिक पॉलिटिक्स है। वो कोई कनाडा में पेरी ट्रूडो का नाम निकाल लेते हैं, अमेरिका में कैनेडीज़ का नाम निकाल लेते हैं, जॉर्ज बुश फैमिली निकाल लेते हैं, हिंदुस्तान की तरफ एग्जाम्पल्स करने लग जाते हैं और बाकी सारी दुनिया की तरफ इररेलेवेंट किस्म की एग्जाम्पल्स देने लग जाते हैं। स्टेटिस्टिकल एनालिसिस ये शो करता है कि अमेरिका में डिनेस्टिक पॉलिटिक्स का 5 से 6% है, कनाडा में शायद उससे भी कम होगा, यूरोप में भी बहुत कम है, हिंदुस्तान में थोड़ा ज़्यादा होगा। लेकिन जो बुरे हालात पाकिस्तान के हैं डिनेस्टिक पॉलिटिक्स के हवाले से, वो हिंदुस्तान में भी नहीं है। हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का जो राइज़ है, हमारे लाख झगड़े भारतीय जनता पार्टी और RSS के साथ, लेकिन एक चीज़ बड़ी मुसल्लमा है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल यह है पॉलिटिक्स में कि पॉलिटिक्स में भी मेरिटोक्रेसी होनी चाहिए। डिनेस्टिक पॉलिटिक्स को हिंदुस्तान के नौजवान वोटर्स ने, जो गुज़िश्ता 25 बरस में जो पॉलिटिकल लीडरशिप हिंदुस्तान में पैदा हुई है, जो वोटर पैदा हुआ है, वो कहता है कि मुझे डिनेस्टिक लीडरशिप नहीं चाहिए, मुझे गांधी का बच्चा पड़पोता पोता नवासा नहीं चाहिए, मुझे ये इंदिरा गांधी का ख़ानदान और नेहरू का ख़ानदान मुसलसल नहीं चाहिए। इसलिए आप देखते हैं कि राहुल गांधी जो पाकिस्तान की डिनेस्टिक लीडर्स के मुकाबले में कहीं ज़्यादा वेल स्पोकन हैं, पढ़े लिखे हैं, आर्टिकुलेट हैं, सुआव हैं, उनको हिंदुस्तान का वोटर सीरियसली नहीं लेता। और ये आम तस्वर है कि राहुल गांधी जो हैं वो इस वक्त कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी लाइबिलिटी हैं। और अगर कांग्रेस को अपने एक्ट को सीधा करना है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में, अगर कांग्रेस को दोबारा मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को लीड करना है, तो उसको नेहरू गांधी ख़ानदान की डिनेस्टिक पॉलिटिक्स से जो है निजात हासिल करनी होगी। लेकिन ख़राबी है क्या डिनेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर? डिनेस्टिक पॉलिटिक्स प्रोड्यूसेस इन्फीरियर लीडरशिप। जो सेल्फ स्ट्रगल करके लीडरशिप ऊपर आती है वो जेन्युइन लीडरशिप होती है। पाकिस्तान में आप इमरान खान को देखते हैं, हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी को देखें, दोनों शख्सियात का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन एक चीज़ कॉमन है, दोनों सेल्फ मेड हैं। दोनों ने अपने आप को पॉलिटिक्स में आने से पहले भी प्रूव किया है। नरेंद्र मोदी की एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र मोदी को किसी सियासतदान ने, किसी बड़े घराने ने, किसी जागीरदार ने, किसी बाप दादा ने पैदा नहीं किया। वो गरीब आदमी का बेटा है जिसने स्ट्रगल की लाख, हमें आपको पता है मैं बहुत बड़ा क्रिटिक और नाकद हूँ उनका, लेकिन जो स्ट्रगल है वो क्विंटेसेंशियली फंडामेंटली ओरिजिनल है। और नरेंद्र मोदी का लर्निंग कर्व आप देखें कि वो अंग्रेज़ी में भी ठीक तरह से, जब पहली दफ़ा अक़वाम मुत्तहिदा में स्पीच की जनरल असम्बली की, तो इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं थे। अभी वो पूरी दुनिया की लीडरशिप से अंग्रेज़ी में भी बात करते हैं। और कितनी उम्र में, वो भी 70 बरस के होने को है, कितनी उम्र में जाके उन्होंने ये सलाहियत पैदा की, तो एक लर्निंग कर्व है। और आप देखा बिलावल जरदारी को कि CNN में एक सवाल आ गया
हैंडल नहीं कर सके। पाकिस्तान के अंदर तो ज़ाहिर है कोई रिपोर्टर एंकर की माँ की मजाल है, किसी की बाप की मजाल है कि उनसे कोई सख्त सवाल पूछ सके, इंटेलिजेंट क्विज उनको कर सके, वो तो ज़ाहिर है उसका ख़ानदानी ख़तरे में पड़ जाएगा। बाकी सारे जो चेले चांटे पाले हुए हैं वही उसके पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन एक बैकी एंडरसन थी शायद CNN की, उन्होंने एक सवाल पूछा, बिलावल जरदारी भुट्टो हैंडल नहीं कर सके। हिना रबानी खर साहिबा को आपने देखा अल जज़ीरा के प्रोग्राम में, उनको लेने के देने पड़ गए। अच्छा, अब डिनेस्टिक की खाली पॉलिटिक्स ही नहीं है, पाकिस्तान की जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उसके अंदर भी बच्चों को बेकार किस्म की जाली डिग्रियाँ लेने के लिए, ताकि एक ठप्पा लग जाए, बरतानिया का कुछ इंग्लिश एक्सेंट से बात करने लग जाएं, उनको बरतानिया भेज देते हैं डिग्रियाँ लेने के लिए। वो वहाँ से डिग्रियाँ लेके आ जाते हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स की, वेस्टमिंस्टर यूनिवर्सिटी, ब्ला ब्ला ठू ठू टाटा, लेकिन कोई ख़ास उसकी कैपेबिलिटी उनकी नहीं होती। और मुझे एक बड़े की जो ऑब्जर्वर है पाकिस्तानी बिजनेस वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स के, वो मुझे कह रहे थे कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये जो पाकिस्तान के बिजनेस ग्रुप्स हैं बड़े बड़े, इनके जो सेठों के बच्चों को अमेरिका की और बरतानिया की 2 नंबर यूनिवर्सिटियों से डिग्रियां दिला के वापस ले आते हैं, और वो ज़ाहिर खासे इनकेपेबल होते हैं, और आते ही उनको बड़ी सीनियर पोजीशंस में ला के बैठा देते हैं, वो डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं। और यही कंपनियां इस वजह से ग्रो नहीं कर रही। और पाकिस्तान की जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वो बहुत हद तक हुकूमत की बनाई हुई पॉलिसीज़, उसकी फैसिलिटेशन की शक्ल देखती है। ये कोई यहाँ पे फेसबुक या टेस्ला या अमेज़ॉन या माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे पैदा नहीं हो रहे। ये हुकूमत की तरफ देखते हैं कि हुकूमत जो है वो किस तरह से कोई ये हुकूमत को खुश करे और हुकूमत इनका रास्ता बनाए ताकि इनका प्रोडक्ट और इनकी सर्विसेज जो हैं वो बिक सकें। तो डिनेस्टिक पॉलिटिक्स हो, ये डिनेस्टिक कॉर्पोरेट लीडरशिप हो, वो एक इन्फीरियर लीडरशिप प्रोड्यूस करती है। और ये पाकिस्तान के अंदर एक जो हेल्दी विनिंग लीडरशिप नहीं आ रही, उसके रास्ते में डिनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो एक बहुत बड़ा उसके रास्ते में रुकावट है। बॉटम लाइन क्या है सारी डेवलपमेंट्स की, कि तब्दीली आती है और जेन्युइन तब्दीली स्टेप बाय स्टेप आती है। ये कॉन्शियसनेस का, शऊर का एक सफ़र है, ये उसके स्टेप्स हमने लेने हैं। लेकिन असर हाज़िर में बहुत तेज़ी से तब्दीली आ सकती है। लोग समझते हैं, जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर चूँकि सिविल सर्वेंट रहे हैं सारी उम्र, वो समझते हैं कि लिखी हुई चीज़ मैटर करती है, इसलिए उन्होंने किसी के कहने पर कह डाला कि मई 2023 से पहले इलेक्शन नहीं हो सकता। आप देखेंगे इलेक्शन मई 2023 से बहुत पहले होंगे। पाकिस्तान में तब्दीली का एक सफ़र स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। आप सब ने इस तब्दीली के सफ़र में, इस कॉन्शियसनेस के सफ़र में, इस ज़मीर के सफ़र में, इमरान खान की खातिर नहीं, तहरीक इंसाफ की खातिर नहीं, अपनी खातिर आपने इस सफ़र को लेकर आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच।